प्रिंसिपल सर खड़े। बच्चों को चलानी करेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज यहाँ पर उपस्थित विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, विद्यालय का स्टाफ, हमारे बीच हमारी अतिथि डॉक्टर सरस्वती सिंह जी, लैंगिक विशेषज्ञ सर दीपा जी, हमारे मुख्य सचिव, हमारे धात के जो सचिव हैं वो ममगाई जी, डोभाल जी, और स्मृति वन की सचिव नीना जी और रावत जी, और विद्यालय के अन्य अध्यापकगण, आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। ये कार्यक्रम एक हम विद्यालय में जो करते हैं कोना कक्षा का, तो उसके तहत हम आपके विद्यालय में आए हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारी जो कोना कक्षा का आपके विद्यालय में जो आज लगाने वाली हैं डॉक्टर सरस्वती सिंह जी को, मैम जी को, कि आप आएँ और अपने स्थान ग्रहण करें। आइए ना। उसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे लैंगिक विषय की जो विशेषज्ञ हैं दीपा जी, वो भी आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारी धात संस्था के सचिव ममगाई जी, मैं चाहूँगी कि आप भी आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। इस विद्यालय हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी, मैं आपसे भी निवेदन करूँगी कि आप भी आएँ। अब मैं निवेदन करूंगी हमारी धात की ही स्मृति वन की सचिव नीना रावत जी से कि वो भी आएँ और स्थान ग्रहण करें। और हमारे बाल वन के संयोजक डोभाल जी हमारे बीच में हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगी कि वो भी आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारा आज का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम आपके विद्यालय में होना है एक कोना कक्षा का, यानी कि हमारी जो कक्षाएं चलती हैं उनमें एक कोना ऐसा भी होना चाहिए कि जहां से बच्चे स्वतंत्र मन से अपनी बुक उठाएं, उसको पढ़ें, उससे ज्ञान प्राप्त करें और वापस दूसरे बच्चे के लिए रख दें। तो वो कोना जो है वो आपके लिए लाभदायक होगा। आप पढ़ते हैं बुक्स, आपकी लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होंगी, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ हमें कुछ और पढ़ने का मन कर रहा है, तो हो सकता है आपके उस कोने में उसमें आपको कोई किताब मिल जाए जो आपके लिए लाभकारी हो, और वो जो किताबें हैं उनको पढ़ करके आपने ज्ञान प्राप्त करना है। आप यहाँ से निकल करके अपनी ग्रेजुएशन में जाएंगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, उसमें आप किसी भी कोर्स में जा सकते हैं। तो हो सकता है हमारी इस किताब से आपको कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। और ये कोना कक्षा का जो हमारे जो बीच में हमारी बैठी हैं मैम सरस्वती सिंह जी, जो MKP इंटर कॉलेज में जो हैं प्रभारी थी मनोविज्ञान की, वो आपके विद्यालय में भेंट करेंगे। इसके साथ ही हमारा एक जो दूसरा मुद्दा है वो मुद्दा है हमारा
आजकल आपने सुना होगा अंकिता भंडारी, सुना है नाम, किसी ने सुना है ना, क्या क्या हुआ उनके साथ। तो उसके लिए भी हम क्या हैं, बच्चे अगर अवेयर होंगे, वो अवेयर होंगे तो अपनी रक्षा खुद कर सकेंगे। तो ये भी हमारा एक आज खास कार्यक्रम है और हम चाहते हैं कि बच्चों को इस के प्रति अवेयर किया जाए, बच्चे अपना अच्छा बुरा सोचें और जो है अपने जीवन के लिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। तो समय हमारे पास कम है और कोना कक्षा के बारे में और अन्य विषय के बारे में मैं सबसे पहले मंगाई जी से चाहूँगी कि बच्चों को थोड़ा सा, जो हमारी इस धाद संस्था के, धाद का मालूम है, सुना है नाम पहले? धाद का मतलब होता है आवाज़ लगाना, गढ़वाली में कहते हैं धै लगाना ना, आवाज़ देना। हम आह्वान कर रहे हैं लोगों को अच्छे रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम उनको आवाज़ लगाएं कि आप अच्छे एक नेक रास्ते पर चलें, आप भलाई के रास्ते पर चलें और जो हमारे समाज में गलत कार्य हो रहे हैं, जो गलत लोग पनप रहे हैं, उनका विरोध करें। तो इसीलिए मैं बुलाना चाहूँगी मंगाई जी को कि वो आएँ और बच्चों को दो शब्द। मंगाई जी। मंच पर आसीन विद्यालय के प्रधानाचार्य, आज के जो हमारे मेहमान हैं, धाद के साथी, जो आपके स्कूल में एक छोटी सी गतिविधि करना है और कुछ बात करने आए हैं, जो आपके स्कूल में बात करना है उनका स्वागत। और बच्चों, आज हम आपके बीच में, आप बॉयज़ और गर्ल्स बैठे हैं दोनों के दोनों, हम एक बात जो करना आए हैं वो, जैसे मैडम ने बताया कि एक आजकल सबने अंकिता भंडारी के बारे में सुना। हम अखबार पढ़ते हैं 9th-10th के बच्चे और वो देखते हैं कि इनकी दुनिया में क्या गलत क्या सही हो रहा है, तो हमको लगा उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आए जिसके लिए थे, वो था आपके स्कूल में किताबों का कोना बनाने के लिए। क्योंकि एक बात बच्चों समझ लेना, मैं भी जब स्टूडेंट था आपकी उम्र का, तो बहुत पढ़ना अच्छा नहीं लगता था ज़्यादा, स्कूल वाला पढ़ा रहे वही बहुत है, उसके अलावा कौन झंझट में पढ़े। लेकिन एक बात समझना कि दुनिया में नॉलेज जो है ना, इस सारी दुनिया को आप घूम नहीं सकते, आपको सारी दुनिया के बारे में मालूम नहीं होता। आप अपनी लाइफ में कुछ लोगों से मिलते हो, आपका मोहल्ला, पड़ोस, रिश्तेदारी, लेकिन जो सारी दुनिया की बातें हैं, दुनिया में कैसे ट्यूबलाइट बनती है, कैसा दुनिया में रोड कैसे बनी, स्कूल का सिस्टम क्या हुआ, हर चीज़ का जो एक सिस्टम है कैसे बना, इंसान इस धरती पे कैसा आया, कैसे वो आज हो गया, तुम्हारे गले की टाई जो है, तुम्हारी शर्ट और तुम्हारी पैंट है, जो तुम्हारा पहनावा भी है, उसकी भी एक जर्नी है। तो ये सब हमें कहाँ से मालूम पड़ता है? किताबों से मालूम पड़ता है। इसलिए इस दुनिया को जानने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास अच्छी अच्छी किताबें हों, क्योंकि नॉलेज ही आपको एक दुनिया में अलग जगह खड़ा करता है। जिसके पास नॉलेज है वो सबसे बड़ी पावर है। इसीलिए आज की दुनिया में कहा जाता है कि हो सकता है आपकी जेब में पैसा कम हो, लेकिन अगर आपको नॉलेज पूरी है, आप इस दुनिया से लड़ सकते। तो आज हम आपके स्कूल में कुछ किताबें देने के लिए आए हैं, और किताबें हम नहीं दे रहे, किताबें दे रही डॉक्टर सरस्वती सिंह। डॉक्टर सरस्वती सिंह, जैसा उन्होंने बताया कि MKP संबद्ध रही हैं, सोशल वर्कर हैं, टीचर्स रही हैं, वो समझती हैं कि बच्चों को अगर हम अच्छी किताबें देंगे तो उससे कितना बड़ा असर पड़ेगा। जो किताबें आपको दे रहे हैं वो रैपिडेक्स है, GK की किताबें हैं, इस तरह की किताबें दे रहे हैं आपको, आप उन्हें पढ़िएगा, उनको समझिएगा। जो हमारा एक कैंपेन है जिसमें हम आपके स्कूल में किताबें देने आए हैं, इस कैंपेन का नाम है एक कोना कक्षा का। यानी हम इस दुनिया में जितनी भी क्लासेस हैं, हर किसी क्लास में कुछ अच्छी किताबें देने के मिशन पर काम करते हैं। और उत्तराखंड में 550 से लेकर के 600 ऐसे स्कूल और कोने हैं जहाँ पर हमने बुक्स दी हैं। लेकिन बुक्स हम नहीं देती संस्था, हम लोगों से कहते हैं कि वो आएँ और अपने पास के स्कूल में कुछ अच्छी बुक्स दें। अगर उस स्कूल में 100 किताबें हैं तो 10 और दें, अगर उस स्कूल में 1000 है तो 10 और दें। क्योंकि दुनिया में अच्छी बुक्स जितनी हो जाएं, नॉलेज जितना हो जाए उतना कम है। एक कहानी कही जाती है कि जिसको बहुत नॉलेज होता है ना, वो कहता है कि मुझे बहुत सारा नहीं पता है। क्योंकि जब पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि दुनिया में इतनी सारी चीज़ें जो हमें मालूम ही नहीं है। हमको नहीं तो थोड़ा तैर, हमें तो बहुत कुछ मालूम है। जब पढ़ोगे तो मालूम पड़ा कितनी सारी चीज़ें जो हमें नहीं मालूम। तो इसी तरह से जो आज हम ये बुक्स देना आई, हमारा कैंपेन है। हम चाहते हैं कि इस दुनिया में लोग आए आगे
और अपने बगल के स्कूल में अपने बगल के घर वाले बच्चे को कुछ अच्छी किताबों के बारे में बताएं, कुछ अच्छी किताबों से दें, ताकि वो एक मजबूत इंसान बन सके। एक किताब है इसमें रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। अब आप मुझे बताओ, इंग्लिश स्पीकिंग कितनों को अच्छी लगती है? कितने लोगों को इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है? हाथ खड़े करो। 2 को लगता है, अभी बहुत लोग हैं। अब इंग्लिश बोलना क्यों ज़रूरी है ना बेटा? ऐसा नहीं कि इंग्लिश हमारी भाषा तो हिंदी है, लेकिन हमको नॉलेज होता है, एक भाषा आनी चाहिए। अब पर बड़े होगे तो आप लोग क्या पता और भी भाषाएं सीखो। ऐसी जीके कितनों को अच्छा लगता है? जनरल नॉलेज कितनों को अच्छा लगता है? हाँ, थोड़ा डाइसी हो रहा है मतलब, कोई बात नहीं। तो जीके भी इसलिए चाहिए क्योंकि आप जब किसी से बात करते हो, अगर आपको बहुत नॉलेज है वो आपको बहुत रेस्पेक्ट से देखेगा। ऐसे हम कुछ किताबों का बंच आपके स्कूल में देखे जाएंगे। आपसे निवेदन रहेगा आपको उसको इस्तेमाल करना है। और जो कोना कक्षा का अभियान है हमारा, जब आप बड़े हो जाओगे हमारा कैंपेन चलता रहेगा। जब तुम भी बड़े हो जाओगे, कई जगह जॉब करोगे, तुम भी ऐसे करना, अपनी पॉकेट मनी से 100 रुपये निकालना हर महीने के, और साल भर का पैसा इकट्ठा करके किसी स्कूल में किताबें दे के आना। डॉक्टर सरस्वती सिंह ने भी ऐसे ही किया है। वो आपके स्कूल के अलावा 1-2 स्कूलों में और करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी जो पेंशन मिलती है, अपनी जो सेविंग में से छोटा सा पैसा निकाला और आप बच्चों को बुक्स देना आएंगे। वो आपको नहीं जानती, लेकिन उनको लगा कि कोई भी बच्चा हो दुनिया का, चाहे उसे मैं जानती हूँ चाहे नहीं जानती हूँ, उससे मैं अच्छी किताबें देनी चाहिए। तो ये हमारा थीम है। आपको बहुत मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आप बहुत डिसिप्लिन से सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। मैं देख सकता हूँ इन किताबों को बेटा पढ़ना। अगर आपको, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं से मालूम पड़ता है कि हमको यार ये वाली बुक होनी चाहिए, मेरा बेटा कई बार बुक मंगाता है, तो आप बताएंगे सर को, तो हम कोशिश करेंगे आपको वो वाली बुक भी प्रोवाइड करा सकें, चाहे इंग्लिश स्पीकिंग की हो, चाहे जीके की हो। क्योंकि यही दोनों चीज़ें ऐसे 12th के बाद आपके बहुत काम आने वाली। जब आप कॉम्पिटिशन में जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे ना, तो इंग्लिश और जीके बहुत बड़ा टूल है। तो इसके साथ आपको बधाई, और ज़रूर पढ़ना किताबें। और मेरा आपसे ये भी निवेदन रहेगा कि जब आप किताबें पढ़ो, आपको कुछ अच्छा लगे, एक छोटा सा लेटर लिखो और लेटर लिख के सर को दे देना। सर को कहना है सरस्वती मैम को भेज देना, ताकि उनको लगे कि उन्होंने जो उन बच्चों के लिए किताबें भेजी वो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको उसमें से ये मालूम पड़ा कि यार ये अच्छा है। तो अगर आप ऐसा कर दोगे तो हमारा पर्पस यहाँ आने का पूरा हो जाए। तो इसके साथ आपको प्रिंसिपल सर को धन्यवाद, आपने हमको स्पेस दिया, बुलाया। हिंदू नेशनल स्कूल को हम बचपन से बहुत सुनते आए हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त स्कूल से बड़े, आज बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े विभागों में हैं, बहुत ऊंचे स्थानों पर है। तो आपका स्कूल एक बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस स्कूल रहा एक दौर में। अभी स्ट्रेंथ कम है, एक टाइम पे तो बहुत बच्चे थे। तो अच्छा लग रहा है कि अब स्कूल बहुत सुंदर सा बन गया है। प्रिंसिपल सर को बधाई इस बात के लिए, उन्होंने एक अच्छा स्कूल बना दिया। इसी तरह से आप काम करते रहिए और बच्चों अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छा नॉलेज गेन करेंगे। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग तो कर दो। तो गुड मॉर्निंग। ठीक है, धन्यवाद मंगाई जी। तो सुना बच्चों आपने कि पुस्तकें पढ़ने से क्या होगा। एक संस्कृत में कहावत भी है ना कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, कि जो राजा होता है वो केवल अपने ही देश में पूजा जाता है ना, लेकिन जो विद्वान होता है उसकी पूजा हर जगह होती है। तो हमें विद्वता की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, ना कि हम ये सोचें कि हम एक देश के राजा बन जाएं और ये पूरा हमारे अंडर में हो जाए और हम इस पर अपना राज करें। वो नहीं, हमें एक ऐसा अच्छा इंसान बनना है कि जो हमें सब जगह हमारी पूछ हो, जहाँ सब जगह हमारी वैल्यू हो, लोग हमें समझें। और सीखने के लिए, कहते हैं ना, सीखने के लिए इंसान कभी बूढ़ा भी नहीं होता है, और ज्ञान आप जितना प्राप्त करेंगे उतना ही कम है। क्योंकि जितना हम बुक्स पढ़ेंगे ना, हमें इंटरनेट से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन कभी कभी जब हम मोबाइल चलाते हैं ना, तो हम इंटरनेट से जो हम देखना चाहते हैं ना, वो देखते देखते आपको पता है उसके बीच में कहीं ऐड भी आ जाते हैं, कहीं कुछ और आ जाता है, तो हमारी नज़र दूसरी तरफ भी दौड़ जाती है। तो हम उस मेन काम को शायद भूल जाते हैं और हम दूसरी साइड पर जाते हैं। तो वो भी एक, उसका फ़ायदा भी है तो नुकसान भी है। लेकिन किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो किताबों में वो ज्ञान आपको मिलेगा जो आपने कभी सुना नहीं होगा किसी से, है ना, किसी से सुना भी नहीं है। क्योंकि जब हम सुनने, या तो हमारे अध्यापक हमें बताते हैं
अब हम जो पीछे पढ़ रहे हैं, जो हमारा इतिहास है, इति प्लस हास यानी जो बीत गया, उसको भी हम किताब से ही पढ़ते हैं। तो किताब एक हमारी मित्र होती हैं किताबें। जब हम अकेले बैठे होते हैं और हमारे पास कोई नहीं होता, आजकल तो मोबाइल चल पड़े हैं, लेकिन उससे पहले मोबाइल जब नहीं थे, सबके पास नहीं थे, तो क्या होता था, हम किताबें ज़्यादा पढ़ते थे। और किताब पढ़ने का शौक़ जो है ये बहुत अच्छा शौक़ है, ये आदत होनी चाहिए हमें। भले ही हम कितना कोर्स की किताबें भी कितना पढ़ लें, सब कुछ पढ़ाई करें, पढ़ाई होगी किताबों से ही, लेकिन उसकी जब भी हमें फालतू समय मिले तो हमें और किताबें भी कुछ ज्ञानवर्धक पढ़नी चाहिए। तो इसी के साथ अब हमने बताया था कि हम एक अंकिता भंडारी जो है, जिसको हम न्याय दिलाने की जिससे कर रहे हैं कि उसको न्याय मिले, तो न्याय दिलाने के लिए हम सबको प्रयास करना होगा, क्योंकि वो भी हमारे बीच की बच्ची है, वो भी किसी की बच्ची है। और अगर एक के साथ ऐसा होगा और अगर उसके खिलाफ कोई विरोध में कोई खड़ा नहीं होगा, तो पता नहीं कितनी अंकिताओं को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी, अपनी जान देनी पड़ेगी। क्या आप चाहते हैं ऐसा? नहीं चाहते। तो हम सबको मिलकर के हमने एक ये भी तय किया है कि आज 1 अक्टूबर है, तो हम आज 1 अक्टूबर के दिन और कुछ नहीं उसके लिए कर सकते, जो बच्चे भी कर सकते हैं, एक दिया उसके नाम का ज़रूर जलाएं, अंकिता भंडारी के नाम का, कि उसको न्याय मिले। और दूसरी बात ये है कि उसको न्याय दिलाने के लिए बहुत सारे लोग सड़क पे उतर रहे हैं, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं और उसका विद्रोह कर रहे हैं कि भाई जो विरोध कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ उसके साथ में और आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आगे ऐसा भविष्य में किसी के साथ ना हो, उसके लिए आप लोगों को भी अवेयर होना ज़रूरी है। और इस सब की ये जो हमारा लैंगिक विषय है, इसकी जानकारी आपको भी होनी चाहिए, चाहे वो बालक हो चाहे वो बालिका हो। तो इसी विषय को हम आगे बढ़ाने के लिए, इसके उसमें थोड़ी सी जानकारी देने के लिए हमने आपके विद्यालय में आमंत्रित किया है दीपा जी को, और मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो आएँ और बच्चों को लैंगिक विषय के बारे में जानकारी दें। दीपा जी। माइक चाहिए, लगाना होगा कृपया। आ जाएगी आवाज़, इतने बच्चों तो मैं संभाल लूँगी। इसमें नहीं आ पाएगी। आपसे अभी हम बात कर रहे थे कि लैंगिक विषय, आपने पोस्टर देखा था यहाँ का, एक लैंगिक विषय पे बात करी थी। जेंडर सुने आप लोगों ने? क्या होता है जेंडर? मेल एंड फीमेल होता है, ठीक है। और सेक्स क्या होता है? सेक्स क्या होता है? सेक्स भी मेल फीमेल ही होता है। हिंदी में एक शब्द है, वो है लिंग। आप बचपन में पढ़ते हैं ना व्याकरण में, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ते हैं, तो हिंदी में तो एक ही शब्द है जिसका अर्थ है लिंग, और अंग्रेजी में 2 शब्द हैं जिसका अर्थ है सेक्स और जेंडर। अब सेक्स तो हमें बोलना अच्छा नहीं लगता, खराब शब्द लगता है, हमारे समाज में उसे खराब माना जाता है, तो हमने एक अच्छा सा शब्द ईजाद किया जिसका नाम है जेंडर, ठीक है। तो जब हम अपना फॉर्म भरते हैं तो वहाँ एक कॉलम लिखा होता है जेंडर, तो आप उसमें टिक करते हैं कि आप मेल हैं फीमेल हैं। और हमारे समाज में एक और कैटेगरी होती है अदर। क्या होती है वो अदर? मास्क उतार दो थोड़ी देर के लिए। तुम कुछ बोल रहे थे बेटा, बोलो। आप बैठ के बोलो। हाँ, ट्रांसजेंडर होते हैं। तो ट्रांसजेंडर जो होते हैं वो हमने अपनी दुनिया से उनको एकदम आइसोलेट किया हुआ है, अलग किया हुआ है। हमें नहीं पता उनकी ज़िंदगियों में क्या क्या समस्याएं होती हैं। लेकिन जो हम लोग हैं मेल फीमेल, ये लड़कियां भी बैठी हैं आपके साथ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के, क्योंकि मैं यही पड़ोस की हूँ आपके, और मैं SGRR स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, यहीं से निकल के जाती थी तो हमने सिर्फ लड़के देखे थे यहाँ पे। आज लड़कियाँ भी दिख रही हैं। कैसा लग रहा है लड़कियों? अच्छा लग रहा है? अच्छा कैसे लग रहा है? ये ज़्यादा लड़की है तुम कम हो। कैसा लग रहा है बताओ? अच्छी फीलिंग आती है? ठीक है। तो ये जो हमारा समाज है जिसमें हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हम कह रहे हैं कि 3 तरह के लोग हैं, मेल फीमेल और थर्ड जेंडर, ठीक है। अब थर्ड जेंडर क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि उनकी एक अलग दुनिया है, उनकी अलग समस्याएं हैं, वो तो हम कभी भी डिटेल में कभी उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो हम मेल और फीमेल इश्यूज़ पे बात करेंगे। अभी बार बार अंकिता का नाम लिया जा रहा है। आप लोगों को पता है अंकिता के साथ क्या हुआ?
एक बताना मुझे, एक एक करके, क्या हुआ? मर्डर हो गया उसका। क्यों हुआ? क्यों हुआ? हाँ, जॉब करने गई थी, और जॉब करने गई तो मर्डर क्यों हुआ? उससे गलत काम करवाने के लिए बोला जा रहा था और उसने उसके लिए मना किया, और जब उसने मना किया तो उस गुस्से में उसका मर्डर हो गया, धक्का दे दिया। तो आपको कैसे फीलिंग आई उस समय? क्या लगा आपके दिमाग में? आपको क्या लगता है क्यों हुआ अंकिता के साथ ऐसा? क्योंकि वो जॉब करने गई थी। अगर वो लड़की थी तो उसको जॉब करने नहीं जाना चाहिए था। क्यों गई थी वो जॉब करने? हाँ जी, मास्क उतार के बोलो। हाँ, एक एक अपने घर की जब परेशानियां होती हैं तो लोग, बच्चे उनको मदद करना चाहते हैं। आपस में बात मत कीजिए, थोड़ी देर में हम लोग डायलॉग करेंगे तो आप अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। इन्होंने बोला कि घर की जब परिस्थितियां ऐसी होती है तो बच्चा उसको मदद करना चाहते हैं, तो अंकिता ने भी चाहा कि वो अपने परिवार को मदद करे। वो काम करने चली गई, और काम करना कोई बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको नहीं पता था कि वो जिस काम में जा रही है वहाँ उस तरह के प्रपोजल उसको आएंगे जो उसको स्वीकार नहीं होंगे, जिनको वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, और जब वो एक्सेप्ट नहीं करेगी तो उसका बदला लिया जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये तो एक घटना थी, जिस घटना में एक लड़की से कुछ ऐसी अवांछित चीज़ें करने के लिए कही गई जिसको उसने मना कर दिया, और मना करने पे उसका मर्डर हो गया। ठीक है, हत्या हो गई उसकी, मर्डर हुआ, हत्या हुई, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जो ये पूरा प्रोसेस था, जो ये पूरी सोच थी, वो सोच क्या कहती है? उस सोच में क्या है? कुछ लोगों ने कहा रिजॉर्ट में काम करने की क्या ज़रूरत थी, माँ बाप घर में क्यों बैठा है, भाई घर में क्यों बैठा है? ऐसा कोई क्राइटेरिया है क्या कि लड़कियां काम नहीं कर सकती? ये लड़कियां आज पढ़ रही हैं, मैडम यहाँ बैठी हैं, वो भी कभी लड़की रही होंगी, मैं भी कभी अपने घर से निकल के आई हूँ, मैं भी लड़की रही होंगी। तो अगर हम अपने समाज को लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं बनाएंगे तो फिर लड़कियां कैसे काम करेंगी, कैसे जिएंगी, है ना? तो बार बार हम उस समस्या को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या होगा, क्या सोच है जो ये कहती है कि कोई लड़की काम करने आई है, अगर वो आपकी बात नहीं मान रही है तो आप उसको मार सकते हैं। क्या सोच है ऐसी? क्यों हमारे समाज में ये सोच है? बताइए। आप लोग कभी स्कूल में ऐसे सीखते हैं कि लड़के लड़की में फ़र्क होता है? क्यों नहीं सीखते? जब कोई, अभी मेरे को आपको वो बोर्ड उठाना है, तो वो बोर्ड उठाने के लिए मैं किसको, लड़कियों को बुलाऊंगी? क्यों बुलाऊंगी मैं लड़कों को? तो यू वांट टू से कि लड़के पावरफुल होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो लड़कियां उठा लेंगी वो बोर्ड? हो सकता है कि आप 2 लोग उठाएं, वो शायद 3 लोग उठाएं, है ना? आप शायद 10 मिनट में ले जाएं, वो शायद 15 मिनट में ले जाएं। लेकिन सोच क्या है कि भारी काम करना है तो लड़कों को ले जाओ। लड़के परेशान भी हो जाते हैं इस बात से कि आप हमें क्यों बुला रहे हैं, लड़कियों को, बराबरी का ज़माना है, लड़कियों को बुलाएं, उनको करने दें, है ना? लेकिन इसमें समस्या आती है शुरुआत से, बचपन से। अगर आप पूरा चक्र समझेंगे तो जो डाइट लड़कियों की होती है वो लड़कों की डाइट से अलग होती है। मानते हैं इस बात को? आप शुरू से अपने खाने पीने को लेके सजग होते हैं, आप दूध भी पीते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, खाना भी ठीक से खाते हैं। लड़कियां क्या करती हैं? लापरवाही करती हैं ना खाना खाने में। तो शारीरिक रूप से कमज़ोर कौन होता है? इसलिए होती हैं। ज़्यादातर लड़कियों के हीमोग्लोबिन कम पाए जाते हैं, इसलिए पाए जाते हैं। क्यों? उनके न्यूट्रिशन पे ना तो परिवार ध्यान देता है ना वो खुद ध्यान देते हैं। अगर घर में 1 गिलास दूध होता है और 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और लड़की, तो वो दूध किसको मिलेगा? क्यों मिलेगा? तुम पहले मास्क उतारो, तुम बोल रहे हो पता नहीं, पता है आपको? बेटी बचाओ बेटा पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटा पढ़ाओ। हाँ, सुनो, मैं आप सब लोगों से भी बात करी, कोई ज़रूरी नहीं कि आगे वाले जवाब देंगे। तो अगर वो 1 गिलास दूध जो है वो लड़के को मिला तो क्यों मिला? मुझे सवाल का जवाब चाहिए। हाँ, बैठ के बोलो बेटा। ठीक है, वेरी गुड। ये बोलने के लिए भी बहुत साहस चाहिए कि हम ये मानते हैं, जानते हैं, देखते हैं, फिर भी हम ये नहीं बोलते कि लड़कियों को परिवार में लड़कों से ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, ज़्यादा उनको माना जाता है,
क्यों माना जाता है? क्योंकि वो दो लड़के होते हैं बाहर जाकर कुछ कमा के। एक मिनट देखो, सुनो, आपस में बात नहीं करो। ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो लड़के जो होते हैं वो बाहर जाके कमाते हैं, काम करते हैं, है ना। लेकिन अब तो बराबरी का ज़माना है, लड़कियां भी काम कर रही हैं, तो अब फ़र्क आया हमारी सोच में। अब लड़कियों को बराबर माना जाता है घरों में? लड़कियों से पूछ रही हूँ, माना जाता है? बहुत कम। क्या लगता है आपको, माना जाता है? खुल के बोलो, कोई बात नहीं, आज तो बात कर सकते हैं। माना जाता है? मैं तो कहती हूँ नहीं माना जाता। हाँ, तो जो सबसे पहला जो जिक्र आता है जन्म से पहले का आता है। जन्म से पहले ज़्यादातर लोगों की इच्छा होती है कि अगर कोई प्रेग्नेंट होती है महिला तो ज़्यादातर खुद महिलाओं की भी इच्छा होती है कि क्या हो, बच्चा लड़का हो। क्यों हो लड़का? खानदान का वारिस मिलता है, वंश चलाता है, परिवार को आगे ले जाता है। ठीक है, लड़की दो परिवारों को आगे ले जाती है, लेकिन फिर भी वैल्यू किसकी है? लड़के की है। अब आती है शिक्षा पे बात। जहाँ तक शिक्षा की बात है तो लड़कों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाता है कि अच्छी नौकरियों में जाएंगे, अच्छे पैसे कमाएंगे, घर चलाएंगे। अंकिता भी तो वही करने निकली थी, उसने भी तो यही चाहा था कि मैं घर चलाऊं, तो हमें स्वीकार नहीं हुआ, है ना। और किस तरह के भेदभाव होते हैं। आपने कहा कि बाहर निकलने के लिए मना किया जाता है, आपको क्या लगता है क्यों मना किया जाता है बाहर निकलने को? माहौल कौन खराब करता है? लड़के नहीं, उनकी मानसिकता है, मानसिकता जो पढ़ाई करें समाज में सारे लड़के एक जैसे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बोल रहे हैं कि सारे लड़के एक जैसे नहीं होते। मैं ये बात को बिल्कुल अच्छे से मानती हूँ कि सारे लड़के एक जैसे नहीं होते, लेकिन लड़कियों को रोका तो इसीलिए जाता है क्योंकि बाहर लड़के होते हैं। अगर लड़कियां भी चौक पे खड़ी हों शाम को तो कोई परेशानी नहीं है, हम छेड़ते हैं लड़कों को। अगर मैं चौक पे अपनी सहेलियों के साथ खड़ी हूँ, अगर लड़के जा रहे तो हम छेड़ेंगे उनको, लेकिन लड़के तो थोड़ा कर देंगे ना कमेंट वमेंट पास। तो माँ बाप को लगता है कि इस तरह की घटनाएं ना हो, तो उसके लिए प्रिकॉशनरी वो लड़कियों को घर पे रोकना शुरू कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि घर सुरक्षित है, जो गलत चीज़ें होनी होती है वो परिवारों के अंदर भी लड़कियों के साथ हो जाती हैं, और वो बोलने की आज़ादी नहीं होती। ये जो अंकिता का पूरा एपिसोड था, इसको अगर हम बारीकी से देखें तो इसमें 3 चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली हैं। 3 चीज़ें क्या ध्यान देने वाली हैं कि वो जिस रिजॉर्ट में काम करने आई थी, उस रिजॉर्ट में वो शुरू से अनकंफर्टेबल थी, असुरक्षित थी, उसे वहाँ ठीक नहीं लग रहा था, कुछ ठीक नहीं लग रहा था। और ये मैं मानती हूँ कि लड़कियों के सेंसेस थोड़े से ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो हाव भाव, एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ों से समझ जाती हैं कि सामने वाले की मंशा क्या है। स्पर्श तक समझ जाते हैं, वो तो हर बच्चा समझता है, आप भी समझते हैं। अगर मैं गलत भावना से आपको स्पर्श करूंगी तो आपको उसका स्पर्श का मतलब समझ में आ जाएगा, जिसको हम गुड टच और बैड टच बोलते हैं। ठीक है, तो अगर अंकिता को समझ में आ गया था तो फिर उसने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? उसने अपने घर वालों से बात क्यों नहीं की? बिल्कुल, जैसे ही वो ये बात बोलती घर वाले काम छुड़वा देते। ठीक है, वहाँ क्या होता, उसका काम छुड़वा देते, कोई और लड़की आ जाती, उसके साथ भी यही होता। ठीक है, तो ये जो हमने माहौल बनाया है, जिस माहौल की हम बात करें, वो माहौल हम ही ने बनाया है। उस माहौल में हम भी बराबर के शामिल हैं। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों के साथ बातचीत करने का, स्कूलों में बातचीत करने का, धात का जो कार्यक्रम है वो हमेशा से रहा है। वो इसीलिए रहा है कि जिस उम्र में आपके साथ बातचीत होनी चाहिए उस उम्र में बातचीत होती ही नहीं है। अभी तो आपके सामने गर्ल्स हैं, आप इनको देखोगे, इनसे दोस्तियां करोगे, इनके बारे में जानोगे। जब आप सिर्फ बॉयज़ पढ़ रहे थे तो आपको पता ही नहीं था कि लड़कियों के दिमाग में चलता क्या है, लड़कियां सोचती क्या हैं। बहुत गैप्स होते हैं ना हमारे समाज में, हम लड़कियों को समझ नहीं पाते, लड़कियां लड़कों को। मैं खुद गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हूँ, मुझे एक लंबे समय तक बॉयज़ से बहुत ऐसे अनकम्फर्टेबल हो जाता था कि पता नहीं ये कैसी उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं, कैसे बेवकूफ़ों जैसी हरकतें करते हैं। बेचारे बुरे नहीं होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन अब उनकी ओरिएंटेशन ऐसी होती है, वो मस्त होते हैं, हुड़दंग मचाने वाले होते हैं, तो हमें लगता है क्या हरकतें कर रहे हैं। तो ये जो हमारे समाज में गैप होता है ना, ये गैप बचपन से मेंटेन किया जाता रहता है। और यही कारण है कि लड़कियां लड़कों को नहीं समझ पाती, लड़के लड़कियों को नहीं समझ पाते, और लड़कियों की ना नहीं समझ पाते। फिल्मों में, गानों में सबसे ज़्यादा बर्बाद किया है। अरे लड़की की तो ना में भी हाँ होती है, नहीं होती। लड़की की ना मतलब ना होती है। अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो वो खुद, आजकल की लड़कियां स्मार्ट हैं, वो खुद आके, आपने प्रपोज किया, कुछ बात बोली, दोस्ती के लिए बोला, वो खुद आके बोलेगी कि हाँ ठीक है, दोस्ती करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर उसने मना कर दिया तो उसका मतलब ना का मतलब ना ही होता है। ये अगर हम इस उम्र से समझ जाएं
और लड़कियां भी क्लियर ना बोलना सीख जाएं, तो समाज में एक मैसेज जाता है, हम बोल ही नहीं पाते। हम बोलते सोच के बताएंगे, हाँ देखते हैं। आप क्लियर ना बोलो, और ये ना बोलना परिवार से शुरू करना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ अस्वीकार है उसको ना बोलिए। वो ना नहीं सुन पाते हैं, इसीलिए उनको लगता है कि ये कुछ बोल नहीं रही है, तो हो सकता है इसकी हाँ है। ठीक है, तो बॉयज़ को भी ये समझना पड़ेगा कि लड़की की ना का मतलब ना होता है, और लड़कियों को ये समझना पड़ेगा कि ना कहना शुरू करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो थी, अब एक दिन में तो मैं कोई बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में से बदल नहीं पाऊँगी सब चीज़ें जो आप सोचते हैं, जो आप समझते हैं, जो आप देखते हैं, लेकिन इतना तो बदल पाऊँगी कि लड़कियों को पहले इंसान मानिए, इंसान मानिए, देवी भी मत मानिए कुछ दिनों के लिए। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, अभी कंच के ढूंढने जाएंगे, उनके पाँव धुलाएंगे, उनको पूजेंगे, और उसके बाद उम्मीद करेंगे कि हे भगवान मेरी बहू के बच्चा होने वाला है, वो लड़का हो। तो ये जो दोहरापन हमारे समाज में, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर हम सम्मान देना चाहते तो हमें सोच बदलनी पड़ेगी। वो देवी को से पहले एक इंसान है, आप उसे उस स्वरूप में देखते हैं। अगर लड़की को देवी स्वरूप में देखते हैं तो लड़का भी देवता स्वरूप है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमने देवी बना के, उनको पूछ के, उनकी पूजा अर्चना कर करके, और क्या किया फिर? अंकिता भी तो किसी की बेटी थी, उसको भी तो किसी ने कंजक पूजा होगा, किसी ने उसके पाँव धोए होंगे। आज उसके साथ क्या हुआ? उस समय उनके हाथ नहीं कांपे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। तो यानी जैसे ही उसको उम्र वो होगी, उसको पीरियड्स होने लग जाएंगे, तब वो कुछ और हो जाएगी, और पीरियड्स से पहले वो देवी हो जाएगी। ये जो हमारे समाज की सोच है, ये हमें बदलनी पड़ेगी। और ये सोच कौन बदलेगा? आप लोग बदलेंगे, हम लोग बदलेंगे, बिल्कुल नई जनरेशन बदलेगी। यही कारण है कि हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में बात करते हैं बच्चों से। बहुत सारे आपके दिमाग में बातें चल रही होंगी, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। उन सवालों का अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वो सवाल ऐसे ही रह जाते हैं। तो मैंने जो इतनी बातचीत की, वो जेंडर विषय जब हम बात करते हैं, वो एक बहुत विस्तृत विषय है, उस पर बहुत लंबी लंबी ट्रेनिंग्स होती है, बातचीत होती है। लेकिन अभी मैं सिर्फ आधे घंटे आपसे एक डायलॉग करना चाहती थी कि हम समझें कि ये जो पूरी घटना हुई है, ये उस सोच के अंतर्गत हुई है जहाँ एक लड़की को कमज़ोर माना जाता है, जहाँ उसकी ना को हाँ समझा जाता है, जहाँ उसकी ना को समझा ही नहीं जाता है कि इससे बोल दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो वही करेंगे जो हमें करना है। और अगर वो बात नहीं मानती तो उसको सज़ा दी जाती है। ठीक है, तो वो सज़ा देने वाले लोग भी हमारे बीच के होते हैं, हमारे परिवार, हमारे समाज के होते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि आगे ये घटनाएं ना बढ़े, तो हमें खुद की सोच इस चीज़ को लेके बदलनी पड़ेगी। ठीक है, तो मुझे इतना ही कहना था। आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। मेरा ऑनलाइन चल रहा है। अच्छा, मेरा नाम सुरेंद्र है, और मेरा सवाल शान जी बेटा पूछो। जैसे अभी आपने बताया कि हमें अपनी सोच बदलनी है, लेकिन इससे पहले कि मतलब ये है कि सभी तो ये चीज़ को अमल नहीं करेंगे, पर आप लड़कियों के लिए मतलब सावधान रहें, इसके लिए भी क्या सलाह देना चाहेंगे फिर? अच्छा, मतलब इस चीज़ को लड़कियों के लिए सावधान रहें, तो हमें क्या करना चाहिए? मतलब ये तो हम समझ गए कि हमें सोच बदलना है, लेकिन ऐसा दूर का काम है। अभी क्या करना? मतलब ये कि सभी लोग तो इस चीज़ को मानेंगे, ऐसा तो कंफर्म नहीं है ना। तो मतलब लड़कियां सुरक्षित रहे, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? ठीक है, थैंक यू। दो चीज़ें हैं। अगर आपने अंकिता वाला मैटर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह चल रहा है, उसमें आपने उसके एक दोस्त की भूमिका भी देखी होगी, जो जिससे वो बात कर रही है, उसे सारी बातें बता रही है। मतलब चीज़ें बदल सकती थी अगर वो दोस्त पहले आ गया होता, या उसने कंप्लेन कर दी होती, या उसे वहाँ से निकाल लिया गया होता। ठीक है, तो समाज को हम पूरी तरह से सुरक्षित दो तरीके से बना सकते हैं, खासकर लड़कियों के लिए, कि एक तो पहले लड़कियों को अवेयर करें, और जहाँ भी वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, असहज महसूस करती है, वहाँ से पहले अलग हटे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अलग नहीं हट पाती है, चाहे वो ऐसा रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, चाहे ऐसी दोस्ती भी क्यों ना हो, कि अगर वो दोस्ती अब्यूज़िव है, अगर वो दोस्ती वायलेंट है, तो वहाँ से भी हटना पड़ेगा। हम वो इमोशंस के चक्कर में इधर का सोच के उधर का सोच के, अगर अंकिता पहले हट गई होती, वो घर चली गई होती, तो शायद यहाँ तक नौबत ना आती, या उसने एक्शन ले लिया होता।
पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो पॉलिसी लेवल पे चीज़ें हैं उसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। अभी इतना हड़कंप मचा हुआ है ना, इतना हल्ला मच रहा है, इसलिए सब चर्चा में आ गई चीज़ें, इसलिए सब परेशान हो रखे हैं। नहीं तो उसके पिता जो थे वो 3 दिन तक चक्कर काटते रहे कि मेरी बेटी लापता है, उसका कुछ पता नहीं है। ना पुलिस ने कुछ किया, ना बाकी प्रशासन ने कुछ किया। तो हमें उन व्यवस्थाओं को भी ठीक करने की ज़रूरत है जहाँ से लड़कियों को ताकत मिलती है। एक हेल्पलाइन चली थी 181, सुना है आपने? 181 हेल्पलाइन लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए चली थी, जिस पे हमारी राज्य सरकार ने 4 करोड़ रुपए खर्च किए थे। मैंने उस हेल्पलाइन को हेड किया था शुरू में। वो हेल्पलाइन का मकसद यही था कि आप कहीं भी हैं, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप परेशान हैं, आप कुछ कह नहीं पा रहे, किसी और से शेयर नहीं कर पा रहे, आप 181 पे फ़ोन करें और बताएं कि मेरी ये समस्या है, और वो हेल्पलाइन के थ्रू आपको पूरी मदद चैनलाइज होती थी एक ही जगह बैठे बैठे। लेकिन आज की स्थिति में वो हेल्पलाइन निष्क्रिय पड़ी हुई है, बिल्कुल निष्क्रिय। तो 2 लेवल पे काम करना है। लड़कियों को खुद अपनी सुरक्षा के मापदंड बदलने पड़ेंगे, उन्हें लड़कों को साथ लेके सुरक्षा नहीं करनी है। अपने आप को शारीरिक रूप से मजबूत बनाना है, मानसिक रूप से मजबूत बनाना है, भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना है। और दूसरा, हमने अपने समाज को, अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करना है जहाँ वो सुरक्षित महसूस कर सके। ठीक है बेटा? कोई ताली आप लोग लास्ट में बजा लेना। अभी सिर्फ सवाल देते हैं। लड़कियों, आपका कोई सवाल है? कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है? देखो कितनी शर्म आ रही है सवाल पूछने में। पूछिए, आ जाओ। मैम जैसे मेरे घर में तो नहीं होता है, पर मैम जैसे कई लड़कियां होती हैं, मैम उनके खुद के घर में मैम जैसे भेदभाव होता है, तो कैसे रोकें हम उसे? देखिए, ये जो भेदभाव है ना, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। इसको एक दिन में तो ख़त्म नहीं किया जा सकता। और इस भेदभाव को क्वेश्चन करना शुरू करना, प्रश्न करना शुरू करना कि आप हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है? तो जो प्रश्न करना आप शुरू कर देंगे तो वहाँ सामने वाले को एहसास होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। अगर जो मैंने अभी दूध के गिलास की बात की थी, आप ये डिमांड करें कि नहीं वो दूध मुझे भी पीना है या फिर आधा आधा हम दोनों भाई बहन को पीना है, तो माँ बाप को समझ में आएगा। लेकिन लड़के भी बोल देंगी कोई बात नहीं, भाई को दे दो, तो नहीं बदलेंगी चीज़ें। तो इस भेदभाव को चैलेंज करना तो आपका काम है, बदलना हम सबका काम है। ठीक है? और धीरे धीरे बदलेंगी। अगर बदली ना होती तो आप यहाँ ना होती, मैं यहाँ ना होती, मैम यहाँ ना बैठी होती, बदलाव आएगा। और कोई सवाल? कुछ भी? आप अपने सवाल अपने साथ लेके मत जाना, नहीं तो परेशानी होगी। वैसे मैं अपना नंबर शेयर करूँगी, आप घर जाके भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप सामूहिक रूप से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बेटा आप कुछ नहीं? ठीक है, आप बहुत अलर्ट रहे पूरे सेशन में, तो इसलिए मुझे लगा कि शायद दिमाग में कुछ चल रहा है। और कोई? कुछ नहीं जी? जो लड़कियां हैं, जो हमारे भारत की लड़कियां हैं, विदेशी कल्चर से अपना रही हैं, शॉर्ट्स पहन रही हैं। वेरी गुड। क्या सवाल है? मेरे को उम्मीद थी इस सवाल की। शॉर्ट्स पहनती हैं हम, तो हम थोड़ा पहनावे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सोच रही थी मैं आज जीन्स पहन के आती, मैं जीन्स पहन के आती सर, 1 मिनट। लेकिन मैंने साड़ी पहनी। अब जैसे मैंने साड़ी पहनी है तो मेरी सोच, आपकी सोच बदल गई ना मेरे बारे में। मैंने साड़ी पहनी है, भारतीय परिधान में हूँ, बिंदी बिंदी लगाई है। लेकिन अगर मैं यहाँ जीन्स में होती तो आप थोड़ा तो सोचते ना कि ये स्कूल में आई हैं, कैसे कपड़े पहन के आई हैं। बैठिए। ये जो भी बच्चे हैं, अपनी कोई क्वेरी या प्रश्न है तो इस पर माइक लगा है, उसमें भी पूछ सकते हैं, पोडियम पर, वहाँ पर बोलें जिससे कि सब। ठीक है, बैठिए। तो इन्होंने सवाल किया कि आजकल लड़कियां वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस में आ गई है। आप कह रहे हैं लड़कियां इन्फ्लुएंस में आ गई, लड़के इन्फ्लुएंस में नहीं आए हैं। लड़के नहीं जीन्स पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं। तो अगर आप शॉर्ट्स पहन सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं पहन सकती है? पहन सकती है ना। लड़कियां तो नहीं टांगे देखती हैं आपकी ऊपर से नीचे तक। लड़कियां तो नहीं बोलती हैं क्या कपड़े पहन के घूम रहे हैं। जहाँ तक कपड़ों की बात है, वो 2 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कौन से कपड़े कहाँ पहन के जाने चाहिए। ये चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आप अपने स्कूल के फंक्शन में शॉर्ट्स पहन के नहीं आएंगे, आपको अजीब लगेगा। लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ हैं, जहाँ सिर्फ आपके दोस्त हैं, जहाँ आप सुरक्षित महसूस करते हैं, वहाँ कोई भी कपड़े पहन के जाइए। कपड़े का कोई प्रश्न सवाल पैदा होता ही नहीं है, क्योंकि कपड़े से कभी किसी की मानसिकता तय नहीं होती। अगर ऐसे होता तो 60 साल की बुजुर्ग महिला का भी बलात्कार होता है और 8 साल की बच्ची का भी बलात्कार होता है। 8 साल की बच्ची ने क्या शॉर्ट्स पहने होंगे, सोचो। कपड़ा कभी जिम्मेदार नहीं होता।
सोच जिम्मेदार होती है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि एक सर्वे किया गया और सर्वे में लोगों से पूछा गया कि आपको महिलाएं सबसे ज़्यादा सेक्सी किस कपड़े में लगती हैं। तो आपको पता है उनका जवाब क्या था? ज़्यादातर लोगों का जवाब क्या था? सोचिए क्या हो सकता है? साड़ी। जी, 80% लोगों ने कहा कि औरतें सबसे ज़्यादा सेक्सी साड़ी में लगती हैं, शॉर्ट्स में नहीं लगती। तो सोच बदलने की ज़रूरत है, ठीक है? तो अगली बार जब शॉर्ट पहनोगे तो ये सोचना कि लड़कियां अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रही हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। समझ आया बच्चों? सब जो है इसमें है, चलेगा। ये निकालना तो समझ आया सबको कि अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है ना? क्या बदलनी है? हमें सोच बदलनी है। कपड़ों से कुछ नहीं होता। अगर हम अपनी सोच बदलेंगे ना, अभी एक लड़की क्वेश्चन करी थी कि अगर घर में पेरेंट्स जो हैं भेदभाव करें लड़के और लड़की में, यही पूछा था ना तुमने, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर देखो, वैसे तो माता पिता के लिए दोनों बच्चे बराबर होते हैं, लेकिन कुछ अभी भी बहुत सारी जगह में ऐसा है कि जहाँ लोग जो हैं पीछे अपनी ज़्यादा उन्होंने जो है उसमें नहीं आए हैं, ये कहते हैं ना मॉडर्न नहीं हुए हैं, है ना? बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो हम तो मॉडर्न नहीं हो सकते भाई, कि जो हम अपने बच्चों को ऐसे कर दें। लेकिन क्या है, कहीं माता पिता की सोच जो है वो है, लेकिन वो सोच हम कैसे बदल सकते हैं? अगर दो भाई बहन हैं तो उन दोनों भाई बहनों को, बहन को अगर लगता है कि भाई को माँ ज़्यादा प्यार करती है तो उससे ये ना करे कि नहीं मुझे प्यार नहीं करती है मम्मी। माँ जो है वो प्यार तो करती है लेकिन लड़की को जता नहीं सकती, है ना? जता नहीं सकती, लेकिन प्यार तो उन्हें होता है और लड़की हर जगह काम भी आती है। तो आप क्या है, अपने भाई से कंपैरिजन कीजिए, आगे बढ़ के दिखाइए कि अगर माँ को लगे कि नहीं मेरा बेटा लायक है और बेटी लायक नहीं है, तो आप बेटे से लायक बन के दिखाइए। बेटा अपनी जगह लायक बनेगा लेकिन आप भी उससे ज़्यादा वो करके दिखाइएगा। तो धीरे धीरे जब क्या हो, एक समय ऐसा आएगा वो माँ की सोच भी बदलेगी कि देखो मैं इस बेटी के साथ भेदभाव करती थी लेकिन मेरी बेटी देखो आज कहाँ निकली है। और दूसरी बात ये है कि वो जो लड़का है, अगर लड़का चाहता है कि नहीं माँ मैं तो बहुत कुछ हूँ, मुझे वो है, आप बुरा मत माना, ये एक्सप्रेशन किसी के लिए भी हो सकता है ना, तो वो भी आगे जा कर के कभी ना कभी शादी होगी, उसकी गृहस्थी बसेगी, तो वो उस भेदभाव को आगे नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपने बहन के साथ में देखा है कि अगर मेरी बहन के साथ में ऐसा हुआ है तो मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा न करूँ। तो सोच जो है बदलनी शुरू हो जाएगी, और सोच बदलने की जो है ये हमारी जिम्मेदारी इस नई पीढ़ी की है। ये नई पीढ़ी सोच बदलेगी, और आप जिस तरीके से आप बैठे हैं, बातें सुन रहे हैं, तो लगता है आप सारे बच्चे बहुत ध्यान से इन सब चीज़ों को सुन रहे हैं और आप इस पे अमल ज़रूर करेंगे। और सुरक्षा की बात जहाँ तक है, सुरक्षित लड़कों को भी सुरक्षित रहना है, ऐसा नहीं है, लड़कों को अपनी बहनों को इनको भी सुरक्षित करना है और खुद भी सुरक्षित रहना है। सुरक्षित हमें और सारी सोसाइटी से सुरक्षित रहना है। सोसाइटी में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, 8-10 लड़के जहाँ बैठे होते हैं, कोई ना कोई एक बच्चा ऐसा होता है जिसके मन में कुछ ऐसी भावना आ जाती है, कोई गलत आदतों से संबंधित चाहिए, चाहे खाने पीने से संबंधित है, तो वहाँ आपको भी तो सुरक्षा चाहिए, तो आप उस ग्रुप को छोड़ दीजिए। लेकिन ऐसा मत छोड़िए कि तू ऐसा है तो मैं हमारे ग्रुप को छोड़ रहा हूँ, उसको बदलने की कोशिश कीजिए। हम अपने विचारों से, अपनी बातों से उसको भी बदल सकते हैं। तो सुरक्षा आपके लिए भी ज़रूरी है और लड़कियों के लिए भी ज़रूरी है। तो हमारा ये जो लैंगिक विषय था, ये यहाँ पर हम इसको विराम देते हैं। और अब हमारा जो कोना कक्षा का कार्य है, जिसके लिए हमारे मैडम सरस्वती सिंह जी आई हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि आप ये जो कोना है इन कक्षा के अध्यापक जी को, प्रिंसिपल साहब को सौंपें और इस विद्यालय के बच्चों को इसे लाभान्वित करें। 2 मिनट खड़ा होने का ही मौका दो। हमेशा बैठ बैठ के तो पैर और ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं ना।
तो बच्चों के पास रहूँगी, उनको मेरी आवाज़ सुनाई पड़ेगी, मेरा चेहरा दिखाई पड़ेगा। तो बच्चों, बहुत बहुत आशीर्वाद आपके प्रिंसिपल साहब, आपके स्टाफ मेंबर डोभाल साहब, नीना और आप मुमगैन, सभी लोगों को मेरा आशीर्वाद, क्योंकि सब मेरे से छोटे दिख रहे हैं, कोई मेरे से बड़ा नहीं दिख रहा है। कैन यू गेस माई एज? बताओ, आप मेरी उम्र बता सकते हैं? हाँ बताओ बताओ बताओ, मैं बैठे बैठे जोर से बोलो। 70+। ओवर एस्टिमेशन। 79। 70, हाँ 79 नहीं समझो पूरा हो गया है, तो 80 शुरू होने वाला है। बट मेंटल एबिलिटीज में कोई अंतर नहीं। हाँ, वो बच्चा कुछ कहना चाहता है। आइए, उठिए उठिए उठिए, आपका हाथ उठा था, आपको बुला रही हूँ। आ जाइए, अजय वहीं से बोलिए या तो बेटा, टाइम बचेगा ना, हम जल्दी समाप्त कर पाएंगे, आप भी अपने और कामों में लगोगे। बताओ, कुछ कहना चाह रहे हो? बताओ, जरूर बताओ। माइक ये हटा लो। हाँ ये देखिए परसेप्शन है, ये परसेप्शन है कि हाँ नहीं, ये बिल्कुल सही है वो अपनी जगह पे। खासकर जब मैं फ़ोन पे किसी से बात करती हूँ, बच्चों शांत हो जाओ थोड़ा, वो उसकी 68 में कोई गलती नहीं है, क्योंकि आवाज़ इतनी बुलंद है, दिमाग इतना तेज़ है, घुटने कमज़ोर है। तो ये सब चीज़ जो आजकल 60 में शुरू हो जाते हैं, तो 80 तक पहुंचने पे अगर मेरे घुटने थोड़े रिपेयर्ड नहीं है, नेचुरल है, जो है स्वाभाविक है, बट अब मेरा वेट नहीं संभाल पा रहे, तो मेरा पहला कर्तव्य बनता है कि मैं अपना वजन गिराऊं, बट वो गिरा नहीं पा रही हूँ, ये मेरी मजबूरी है। और आप लोग को संबोधित करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपकी संस्था के साथ पिछले 30-35 साल से जुड़ी हुई हूँ, वो मालवीय जी के माध्यम से, क्योंकि आपके कैंपस में मूर्ति है, उसका कोई महत्व है आप लोगों के लिए? क्या है? क्योंकि आपके नाम में तो है नहीं, आप हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज, तो मालवीय जी का योगदान आपके लिए क्या है? कोई हमारे स्कूल की स्थापना की, इसकी नींव और इसकी ज़मीन का इंतज़ाम मालवीय जी ने किया था, और वो अपने हाथों से नींव डाल के वो पूरे भारत में घूम रहे थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे, और उसी संदर्भ में देहरादून आए थे, और यहाँ उन्होंने ये ज़मीन का इंतजाम किया था और इस आपके इस पाठशाला की नींव डाली थी। वो आपकी जो मूर्ति है शायद वहाँ लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा है तो लिखवाना पड़ेगा। हाँ, तो जिस समय हुआ है वो लिखा हुआ है उनका। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। पहले तो ये बताओ कि मदन मोहन मालवीय जी को जानते हो कि नहीं, क्योंकि मैं उनकी छात्रा हूँ, इस सेंस में कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की 1964 बैच की टॉपर हूँ, और फिर मैंने वहीं PhD की, और 66 में हम देहरादून आ गए, और तब से यहीं पर हैं। और मेरे हस्बैंड साइंटिस्ट थे, वो भी BHU टॉपर थे फिजिक्स के, मैं मनोविज्ञान के। कुछ ऐसी टीम बनी कि हम यहाँ आके यहीं रह गए। तो कोई बात नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे ऐसा सौभाग्य मिला है कि एक छोटा सा एक अलमारी के द्वारा, एक 150 किताबों के द्वारा मैं आपका एक किताबों का कोना शुरू जा रही हूँ। और बहुत जल्दी ही जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे आपके शिक्षक, आप और प्रिंसिपल साहब मुझे बताते रहेंगे, हम उसको अपडेट करते रहेंगे अपनी तरफ से। एक आध मैगजीन भी उसी ढंग से, न्यूज़पेपर भी। और आपका ये ऊपर वाला स्थान हमें बहुत पसंद आया, प्रिंसिपल साहब ने बताया, क्योंकि सेफ भी है, और ये हॉल सच रहे। जब ज़्यादा हो जाएंगी अलमारी तब का देखा जाएगा। अभी हम शुरुआत एक स्टील की अलमारी से करेंगे, और उसमें जितनी किताबें आ सकेंगी वो हम आपको दान देंगे। दान तो नहीं कह सकती हूँ, एक सहयोग देंगे। दान शब्द मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मैं खुद शिक्षिका हूँ। हाँ, तो और कोई जो शिक्षक बन जाता है एक बार, वो अंतिम सांस तक शिक्षक ही रहता है, चाहे रिटायर हुए 20 साल हो रहे, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अभी अपने को शिक्षक ही मानते हैं, और हर एक को डांट भी देते हैं, हर एक को प्यार भी करते हैं। अभी मुझे याद आ रहा है, प्रिंसिपल साहब के कमरे में एक बच्चा आया, और उसकी पैंट और शर्ट में अलाइनमेंट नहीं था। मेरे हाथ तुरंत उठ गए उसके पैंट को ठीक करने में। मुझे किसी को सोचने का एक पल मौका नहीं दिया, मैं उसको, वो बेचारा मुड़ के देख रहा कि क्या हुआ, क्योंकि उसकी शर्ट निकली हुई थी और पैंट नीचे जा रही थी। मैंने उसको उंगलियों से ठीक किया, फिर मैं अपने आप ही अपने का परसेप्शन देखने लगी कि मैं ऑलवेज ए मदर, ऑलवेज ए सिस्टर, ऑलवेज ए टीचर, ऑलवेज ए फ्रेंड, एज द नीड बी। जैसी आवश्यकता हो वो बनो, भाई बनो, दोस्त बनो, है, और संरक्षक बनो, और देश के रक्षक बनो, देश के भक्त बनो। ये तुम लोग को बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामर्थ्य मेरे पास नहीं है।
बट मन बहुत है, अंतिम सांस तक कुछ करते रहने का उत्साह है कि बाकी समय तो अच्छा बुरा जैसा है बीत गया, बट आज का समय गंवाने की इच्छा मेरी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को पूरे हृदय से आशीर्वाद दूँ। तुम जो कुछ बनना चाहो उसमें कहीं कोई रोड़ा न मिले, रोड़ा मिले तो तुम उसको फेंक दो और आगे बढ़ जाओ। आशीर्वाद। धन्यवाद मैम। देख लीजिए, मैम ने आपको दोनों तरफ से ज्ञान दिया है, मौखिक भी और ये बुक्स के साथ भी। ठीक है, हमारे 2 पेपर हुआ करते थे ना, कभी पहले हुआ करते थे, आजकल तो होता है कि नहीं, ओरल एग्ज़ाम है ना, तो उसमें आपको देखो अब समझा भी दिया उन्होंने और साथ में आपको ये किताबें भी भेंट की हैं। इनसे आप जितना लाभ ले सकते हैं उतना लाभ लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश बोलने के शौकीन हैं, वैसे तो देखो आजकल तो ज़माना इंग्लिश का हो रहा है, वैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन बेटा समय के साथ चलना पड़ता है और समय के साथ अगर हम चलेंगे तो हमें इंग्लिश की भी बहुत ज़रूरत है। तो इसमें रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, जो बच्चे जो हैं इंग्लिश सीखना चाहते हैं कि बोलना, हमें बोलना आए और हम सबके साथ में बोल सकें, तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और उसके बाद जो आपको ज़रूरत होगी तो ज़रूरत के हिसाब से आपके पास अगले कोशिश करेंगे कि हम और किताबें आपके पास पहुंचाएं। और इसी के साथ अंत में मैं आग्रह करूंगी प्रिंसिपल सर से कि आप भी आएँ और 2 शब्द और इसका समापन करें। प्रिंसिपल सर। धन्यवाद प्यारे बच्चों और धाद कोना कक्षा का। हमारे बीच मंच पर आसीन डॉक्टर सरस्वती सिंह हमारी शिक्षिका और विशेष उपस्थिति में दीपा कौशलम जी, ममगाई जी, एवं समस्त मंच पर आसीन सम्मानित पदाधिकारीगण, मेरे शिक्षक साथी, इन सब का आज मैं हिंदू नेशनल विद्यालय की तरफ से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, डॉक्टर साहिबा, जैसा कि आपने बताया, हमारे विद्यालय से बहुत समय से जुड़ी हैं और महामना
मदन मोहन मालवीय जी का इस विद्यालय में एक विशेष योगदान है जो अविस्मरणीय है, और ये आपके लिए भी गर्व की बात है कि इस विद्यालय के आप छात्र और छात्राएं हैं। मुझे भी बड़ी प्रसन्नता है कि इस विद्यालय में सेवा करने का मौका मिला, और मैं अविरल बिना थके इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। और जो विद्यालय में मेरे साथ मेरे शिक्षक साथी और जो मेरे से जुड़े हैं, समस्त मेरे जानने वाले परिचित जो इस विद्यालय की भावना और इसकी गरिमा को समझते हुए इसमें सहयोग कर रहे हैं, मैं उन सब का आभारी हूँ। कोना कक्षा का जब मुझे ज्ञात हुआ कि ऐसा कार्यक्रम आप छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न स्कूलों में, विद्यालयों में इस संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो अपार हर्ष की मुझे अपार हर्ष महसूस हुआ, और उस दिन निश्चय किया कि आप यहाँ आएं और इस नेक कार्य को करने में सहयोग प्रदान करें। मैं बताना चाहूँगा कि 2 पुस्तकें प्रतियोगिता दर्पण हमें पिछले 5 दिन पहले प्राप्त हुई थी, तो मुझे वो जो खुशी है बहुत अधिक हुई, और आज ये कार्यक्रम हो रहा है। ये उद्देश्य मेरे मन में एक इच्छा थी कि आप लोगों के लिए एक पुस्तकालय शुरू हो जाना चाहिए, और ये पुस्तकालय किसी समय था, लेकिन पर्याप्त और कुशल माली की अनुपस्थिति में जिस प्रकार से एक वाटिका वीरान हो जाती है, उसी प्रकार से मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ का जो एक पुस्तकालय था वो नष्ट हो गया, उसमें कुछ नहीं बचा। किंतु आज इसका प्रारंभ हो रहा है, और इस प्रारंभ होने से ये मात्र एक पुस्तक जो आप देख रहे हैं, ये एक पुस्तक नहीं है। इसमें एक एक शब्द एक पुस्तक के बराबर है, और वह शब्द आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। मेरा मानना है कि पुस्तक से बड़ा कोई मित्र आपका नहीं हो सकता। आप पुस्तकों को मित्र बनाइए। पुस्तकें आपको हर समय एक सहारा देंगी, आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगी, और एक आदर्श नागरिक बनाने में अवश्य मदद करेंगे। आप कभी अपने आप को महसूस करें कि आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, या आप चिंतित हैं, या आपको कोई राह नहीं मिल रही है, तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक चिराग की लो जो है आपको पथ प्रकाशित करके आपको एक रास्ता दिखाती है, तो पुस्तक अंधेरे में भी आपको एक रास्ता दिखाएंगी। पुस्तकें आपके मस्तिष्क में अविस्मरणीय पटल पर एक प्रकार से पत्थर की लकीर की भांति छप जाएंगी, और निश्चित रूप से आप महसूस करेंगे कि आप अकेले नहीं हैं। आप जितनी एकाग्रता पुस्तकों से प्राप्त करते हैं, जितना ज्ञान पुस्तकों से प्राप्त करते हैं, हम मात्र एक मार्गदर्शक की भांति शिक्षक होते हुए आपको निर्देश दे सकते हैं, पथ प्रदर्शित कर सकते हैं, किंतु पुस्तकें आपको एक ऐसा अनुभव प्रदान करेंगी कि जीवन भर आप उसके ऋणी रहेंगे। पुस्तकें कभी नई अथवा पुरानी नहीं होती। पुस्तकें जब भी आप पढ़ेंगे आपको एक नवीनता, नई जानकारी और ज्ञान प्रदान करेंगे। मेरा ये भी मानना है
कि मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप सभी विद्वान जनों के पास अपार मात्रा में निश्चित रूप से कुछ ऐसी पुस्तकें होंगी जो आपने पढ़ने के बाद किसी कोने में ही रखी होंगी, और आपके आसपास ऐसे लोग भी होंगे। तो मैं चाहता हूं कि विद्यालय में एक ऐसी योजना हम शुरू कर सकते हैं कि जिन लोगों के पास वे पुस्तकें अब प्रयोग में नहीं आ रही हैं, तो प्रत्येक घर से यदि हमें एक पुस्तक भी मिल जाए तो एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना हो सकती है। धन्यवाद। कोना कक्षा का समाज में निश्चित रूप से एक रचनात्मक भूमिका अदा करेगा, ऐसी मेरी इच्छा भी है और आशा भी है कि आज ये शुरुआत जो हो रही है हर विद्यालय में, ये एक बीज जो अंकुरित किया जा रहा है निश्चित रूप से एक विशाल वट वृक्ष बनेगा। लेकिन आज आपको ये प्रण करना पड़ेगा कि ज्ञान जो है ना, आज भी पुस्तकों से ही आप प्राप्त कर सकते हैं। एकाग्रता पुस्तकों से प्राप्त करते हैं। बेशक इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप, कितना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कितना ही एडवांस हो जाए, लेकिन उसमें जो एक पुस्तक की भीनी खुशबू है जो शायद आपने महसूस करी होगी, वो उससे नहीं आ सकती। वो एकाग्रता आपको पुस्तक से ही मिलेगी। वो शब्द, उन शब्दों का नृत्य जो आप महसूस करेंगे, उसकी सुगंध महसूस करेंगे, वो सिर्फ एक पुस्तक से ही प्राप्त कर सकते हैं। किसी इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक या मोबाइल, लैपटॉप से प्राप्त नहीं कर सकते। एकाग्रता बेशक कितना ही प्रकाश, बड़े बड़े बल्ब लगा दिए जाएं, जो एकाग्रता, एक चिराग, जो एक दीपक आपको प्रदान करेगा, उसकी तुलना कभी भी नहीं हो सकती। बात अभी इसमें लैंगिक विषमता वाली थी। समाज में ये जो बुराइयां हैं, इसका मुख्य कारण है अज्ञान। शिक्षा का अज्ञान, और उसके महत्वपूर्ण रूप से दोषी हम ही हैं। हम क्या चुनते हैं, कैसी पुस्तकें पढ़ते हैं, या हमारा सामाजिक जो परिवेश है वो क्या है। हमें एक अलग ये भी जगाना है कि जो आपने पढ़ा है, जो ज्ञान आपने अर्जित करा है, वो वह किसी न किसी रूप में आप अपने से कम उम्र के बच्चों को, अपने से छोटे बच्चों को, उनको प्रदान करें। शिक्षक कोई मात्र विद्यालय में पढ़ाने वाले ही नहीं होते। तुम भी एक शिक्षक की भूमिका अदा कर सकते हो यदि एक आप अपने से छोटे को अच्छे विचार प्रदान कर सको, एक अच्छी पुस्तक प्रदान कर सको। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है। हमारे बीच मंच पर आसीन समस्त विद्वान जो लोग हैं, उन्होंने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। तो अंत में मैं यही कहूँगा और संस्था का आभार भी प्रकट करूँगा विद्यालय की तरफ से, अध्यापकों की तरफ से और आप सभी छात्र छात्राओं की तरफ से कि जो ये शुरुआत की जा रही है, तो निश्चित रूप से ये आपके जीवन को प्रकाशित करेगी और जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद प्रिंसिपल साहब, आपने तो गागर में सागर भर दिया है बच्चों के लिए। बहुत साल गर्भित बातें आपने बच्चों को बताई हैं, और निश्चित ही बच्चे अगर इन सबको जो अगर सुना होगा ध्यान से और उसको पालन करेंगे तो निश्चित ही आप आगे बढ़ेंगे और एक अपने लिए एक अच्छी राह बनाएंगे और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
कोई बच्चा प्रिंसिपल सर ने एक रिक्वेस्ट की है कि भाई आप अगर आपके घर में पुरानी बुक्स होंगी जो आपने पढ़ ली हैं और वो हमारे घर में रखी हैं, निश्चित ही किसी ने सबके घर में ही रखी हैं, 2-4 बुक्स तो पढ़ी हुई, तो अगर घर में हैं और उनका इस्तेमाल हम चाहें बच्चों के लिए हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। और हम कोशिश करेंगे कि हम सब जितने लोग भी यहाँ हैं जिनके घर में बुक्स होंगी वो आपको आपके विद्यालय तक अवश्य पहुँचाएंगे और आपको उनसे लाभान्वित करेंगे। साथ ही मेरा एक वो भी है हमारी संस्था की तरफ से कि अगर किसी बच्चे को कोई ख़ास बुक अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है कि मुझे वो वाली बुक की आवश्यकता है या हमारे विद्यालय में वो बुक होनी चाहिए, तो प्लीज़ आप उसका नाम बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आपके विद्यालय में उसको पहुंचाएं। बहुत सारी होती है, बच्चों को लगता है कि नहीं ये वाली बुक होनी चाहिए, हमारे काम आएगी, हमें पढ़नी है, तो आप बेफिक्र होकर उसका नाम बताइएगा, हम आपके विद्यालय में पहुंचेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ हमारी धात संस्था की ओर से आप सभी को, विद्यालय के अध्यापकगण, प्रिंसिपल साहब और प्यारे बच्चों, जो आपने इतना ध्यानपूर्वक सुना, बहुत अच्छा लगा आपका डिसिप्लिन देखकर। वैसे ही आपका विद्यालय तो इतना अच्छा बना हुआ है, वैसे ही मन मोह लेता है। फिर ऊपर से आपके अध्यापकगण, वो कहते हैं ना अध्यापक जो होते हैं कि वही आपके इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं, अपने ज्ञान रूपी एक एक किरण को आपके मस्तिष्क पे डालते हैं और आपके अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं, तब आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए सबको प्रणाम, एक बार फिर से नमस्कार और धन्यवाद। फिर फोटो जाते हैं लाइव।